नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील और आप देख रहे हैं उगता सूरज। आइए हम इस वीडियो में दिखाने वाले हमारे क्षेत्र की जानी मानी चेहरे हमारे इस उगता सूरज के आज चीफ गेस्ट माननीय सीमा बागरी जी से साक्षात्कार कराते हैं। जानते हैं कि राजनीति का उनका उद्देश्य क्या है और वो लगातार आज मैं देख रहा हूँ कई सालों से लगातार वो फील्ड में बनी रही हैं और वर्तमान में जनपद सदस्य भी हैं। तो आज हम मिलाते हैं कि उनके क्या विचार हैं और वो क्या बेहतर कर रही हैं लोगों के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आज के हमारे चीफ गेस्ट माननीय सीमा बागरी जी आप अपना परिचय दे दें। नमस्कार, मैं जनपद सीमा मनीष बागड़ी गाँव विधानसभा से। जी, तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि जैसे आप लगातार फील्ड में हैं, जनपद सदस्य भी हैं, तो मैं देख कि खासकर सतना जिला में बहुत सारे नेता हैं आपके क्षेत्र में जहां से आप जनपद सदस्य हैं। बहुत सारे नेता होंगे, बहुत सारे वादे करते होंगे, बहुत सारी चीज़ें आके बताते होंगे, तो आप उनसे बेहतर क्या देना चाहती लोगों को, क्या बता रही हैं? देखिए, हमारी जो गाँव विधानसभा है हमारे मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ी विधानसभा में आती है और इसके विकास के लिए किसी ने क्या किया इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उनके लिए क्या प्रयास कर पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं। तो रोड नाले की अपेक्षा मैं सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहती हूँ और काम करना चाहती हूँ शिक्षा के क्षेत्र में और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। तो जब तक हमारे क्षेत्र की महिलाएं बहन बेटे सशक्त नहीं होंगी, शिक्षित नहीं होंगी, तब तक हमारे देश का विकास मैं सोचती हूँ कि नहीं हो सकता। तो हम पहले शिक्षा के क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान देंगे और आज मैं देखती हूँ कि सरकारी स्कूल में भी जो हालात हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही खस्ता हैं। तो मैं ऊपर तक बात पहुँचा के दिल्ली तक और अपने क्षेत्र की जनता के द्वारा महिलाओं के साथ उनके काम कर पाऊँ और उन्हें अच्छी शिक्षा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करा पाऊँ। जी जी, जैसे कि आपने बहुत सारे और फील्ड हो सकते थे, शिक्षा क्षेत्र में आप जा सकती थी, पढ़े हैं और आप बिजनेस के क्षेत्र में जा सकती थी, कोई सरकारी जॉब कर सकती थी। आपने राजनीति चुनने का क्या मकसद है? आप क्या उद्देश्य क्या है आपका राजनीति में आने का? देखिए, सबसे पहली बात कि महिलाओं का राजनीति में होना ही सबसे बड़ा एक चैलेंज है। बिल्कुल जी, इसके बाद भी ये फील्ड एक ऐसी फील्ड रहती है कि जिसमें हम जन जन के जब उनकी परेशानियों को सुनते हैं, जन सुनवाई में जाकर जब मैं यहाँ पर देखती हूँ कि कितनी सारी समस्याएं क्षेत्र की आती हैं, इसके बाद भी उनका निराकरण नहीं हो पाता। तो ये एक बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि इस माध्यम से क्षेत्र में आप जनता के बीच जन सेवा करके और महिलाओं को जागरूक करके सभी वर्ग के लोगों को जागरूक करके और अच्छे कार्य समाज सेवा कार्य कर सकते हैं ताकि उनका समाज के क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सके। जैसे आप वर्तमान में जनपद सदस्य हैं, आगे चल के आप और भी बड़े पद की भावना रखती होंगी, उद्देश्य होगा, तो आप जनता को क्या देना चाहती हैं? उनका आपका क्या लग रहा है कि मैं जनता को क्या दूंगी आगे चल के? देखिए, मैं कभी भी अपने आप को नेता नहीं मानती, मैं एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता बनकर ही उनके बीच में रहना चाहती हूँ। तो मैं आगे भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं उनके लिए बेहतर से बेहतर कर सकूँ। और जैसे कि मैंने कहा, शिक्षा को लेकर मेरा महत्वपूर्ण अपना उद्देश्य रहता है कि मैं शिक्षा को लेकर ही ज़्यादा कार्य करूँ और महिलाओं को लेकर छोटे उद्योग हो गए, छोटे छोटे उद्योग हो गए जिससे महिलाएं भी सशक्त हों। जैसे हम भ्रमण करते रहते हैं क्षेत्र में, अभी पहाड़ तरफ परसमनिया हमारा नगौर विधानसभा में पड़ता है, मैंने देखा कि वहाँ ऐसी एक कुचहरा ब्लॉक के अंतर्गत आती है, मोहनिया करके गांव है, वहाँ 5वीं तक विद्यालय है, कुल 28 लड़के हैं, वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, मतलब वहाँ विद्यालय ही नहीं है। एक विद्यालय मैं गया था, धनिया गांव पड़ता है, पहाड़ के ऊपर ही है, वहाँ टोटल 49 बच्चे 108 तक हैं। वहाँ पानी पीने के लिए नदी के पास जाना पड़ता है, उनको अपना बर्तन धोने के लिए खाना खाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो आपने शिक्षा की बात किया, तो इसके ऊपर आप पहल कैसे काम कर रही हैं, कब से करने वाली हैं विद्यालय को लेकर? मैं पहले भी जब से मैं जनपद सदस्य हुई और उसके पहले भी शिक्षा को लेकर मैंने कई विद्यालयों में भ्रमण किया और शिक्षा के स्तर को देखा। जैसे 1 से 8 तक की जो क्लास के बच्चे हैं वहाँ पे पीने की व्यवस्था नहीं है, बच्चे स्वयं झाड़ू लगाते हैं मुझे मिले। बिल्कुल। और टीचर कुछ लापरवाही से लेट भी पहुँचते हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों का जो एजुकेशन है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता, उन्हें पूरी क्लास भी नहीं मिल पाती। तो इस चीज़ को लेकर मेरे मन में पहले भी था और अब मैं इस चीज़ को देखती हूँ कि मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि कुछ बेहतर कर सकूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो सरकारी विद्यालय हैं वो ST SC OBC के लड़के पढ़ते हैं। ज़्यादा जो सक्षम लोग हैं, सामान्य वर्ग हैं, वो अपने अच्छे विद्यालय उच्च कोटि की शिक्षा देते हैं। तो अधिकतर मैं देखा हूँ कि जो सरकारी टीचर आपने कहा लेट आने का, ये बिल्कुल अहम सवाल है कि वो अधिकतर 10:30 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक समय है जो सरकारी नियम के अनुसार,
तो 11-12 बजे 1 बजे तक टीचर आते हैं, 3:30 बजे ही छुट्टियाँ कर देते हैं, कहीं कहाँ बिना कारण बताए ही टीचर आते ही नहीं। तो ये एक अहम मुद्दा है आपको पहल करने का, तो इसको लेके आप क्या कदम उठाने वाली हैं हेड से? देखिए, सबसे इसकी सारी शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है वो वर्तमान सरकार है। इसका भी मैं कहना चाहूँगी कि सरकार के शासन के द्वारा यहाँ पे समय समय पर निराकरण मतलब कि निरीक्षण नहीं किया जाता है कि आपके टीचर्स कब तक आते हैं, कैसे आते हैं। तो इस चीज़ को लेके मैंने कई बार ऊपर शिकायत की थी, तो इस चीज़ का अभाव है कि टीचर समय से आएँ और समय से बच्चों को शिक्षित करें। और दूसरी बात ये है कि जैसे शिक्षा व्यवस्था में सबसे ज़्यादा लापरवाही होती है, जो व्यापक घोटाले होते हैं। मैंने भी नेट का एग्जाम दिया, इसके बाद नेट का एग्जाम देने के बाद में आपने पेपर रद्द कर दिया, इसके बाद आपने फिर से पेपर की डेट निकाली। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट का मनोबल भी कम होता है, दोबारा स्टूडेंट निकाल भी नहीं पाते हैं और उनका मनोबल टूट जाता है। तो इस तरह को लेकर पटवारी घोटाला हुआ, कई घोटाले हुए। और सीटेट के भी जो एग्जाम होते हैं, तो इसमें भी जो टीचर अच्छे नंबर से क्वालिफाइड होते हैं, उन्हें भी नियुक्ति केंद्रीय विद्यालय वगैरह में जल्दी नहीं मिलती है, या फिर समय से एग्जाम नहीं हो पाते हैं। अभी मैं कहूँगी 2018 और 11 से भी जो अभी वर्ग 1, 2 और 3 के एग्जाम हुए हैं शिक्षा के क्षेत्रों में, तो इन्हें भी पूरी काउंसलिंग ना कराकर इन्हें बीच में ही रोक के दोबारा फिर से फॉर्म फिलअप कराने किया गया। तो इस तरह कई लापरवाही है और आज डीएड, बीएड सभी के स्टूडेंट बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक तो व्यापक घोटाले पर जांच की जानी चाहिए और अच्छे टीचर्स जो हैं ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ किए जाने चाहिए और समय समय पर उनका निरीक्षण किया जाना चाहिए। जैसे कि हमारे देश की पहली इकाई पंचायती राज व्यवस्था है, मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो देश के महात्मा गांधी जी ने पंचायत एक देश की पहली इकाई है और वहाँ के मुखिया बनाया जाता है, ताकि उस देश की जो व्यवस्था है पूरी क्षमता, पूरी ताकत दी जाती थी, शक्तियाँ दी जाती थी। वो दिन प्रतिदिन आज की जो शासन व्यवस्था है उनको अधिकारों ख़त्म करते जा रहे हैं। इसके विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हमारे भारत देश में गांधी जी का सपना, आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सपना था पंचायती राज व्यवस्था, जिसके लिए उन्होंने आज हम जो जनप्रतिनिधियों को अधिकार हैं, सरपंचों को अधिकार हैं और एक ग्रामीण क्षेत्र के जन को जो अधिकार हैं, ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ही दिए गए थे। और ये अधिकार आते हैं संविधान के अंतर्गत। तो संविधान के अंतर्गत जो अधिकार दिए जाते हैं, तो आज वर्तमान में वो संविधान के तहत खत्म कर दिए गए हैं। तो आज न सरपंचों को वो अधिकार रह गए हैं, न जनप्रतिनिधियों को ऐसे अधिकार रह गए हैं। तो इन अधिकारों को खत्म करने के बाद क्या है कि आज हमारे समाज को बिल्कुल विकलांग कर दिया जा रहा है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि सभी को मिलकर आगे आना होगा, महिलाओं को, युवाओं को, और अपने संविधान के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। आप संविधान को पढ़िए और समझिए कि हमें क्या अधिकार थे और क्या किन अधिकारों को खत्म किया गया है। तो इससे हमारा जो मूल इकाई है, ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पर ग्राम सभा होती थी, तो जिन अधिकारों को हमारे वहाँ पे दिया गया था, आज वो अधिकार नहीं रह गए हैं। तो इसके विषय में भी मैं इस क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था के तहत भी महिलाओं को उत्पीड़न के और महिलाओं की समस्या, क्षेत्र की समस्या, ग्रामीण क्षेत्र की समस्या ग्राम सभा के माध्यम से ऊपर ले जाना चाहूँगी कि किस तरह से यहाँ पर निराकरण किया जा सकता है। जी। जैसे आज हमारे जो चीफ गेस्ट थे माननीय सीमा बागरी जी, इन्होंने अपने साक्षात्कार के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उनके बहुत ठोस मकसद हैं, महिलाओं को लेके, शिक्षाओं को लेके, युवाओं को लेके, इस देश की जो व्यवस्था है उसको लेके। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और भी हम इनकी जो कार्यभूत क्षमताएं हैं उनको दिखाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं उगता सूरज से सुशील।